हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंडर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस। ये जो क्वेश्चन वीडियोस है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल है। ये जो क्वेश्चन वीडियोस है इस तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं कि आईएफएस का पूरा सिलेबस जो है अच्छे से कवर हो जाता है। आईएफएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने डिटेल में कवर किया है वीडियोस के अंदर। इन वीडियोस के अलावा हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी रिवीजन जो है अच्छे तरीके से हो जाती है। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है वो एग्जाम पैटर्न में बनाए गए हैं, जिससे अगर आप मॉक टेस्ट और अटेम्प्ट करते हैं तो आपको रियल एग्जाम वाली फीलिंग आती है, जिससे आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और जब आप मॉक टेस्ट को क्लियर करते हो, पास होते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होता है। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस है ना, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। अगर आप किसी टाइम लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को देखकर अपने प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर इनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईएएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो चाहे आप एप्पल यूजर हो, हमारे ऐप्स अवेलेबल हैं। आप आसानी से हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड जो है वो आशीष यूज करना पड़ेगा। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपका जो कोर्स का जो भी प्राइस है उसमें से 80% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और रिमेनिंग प्राइस आपको पे करना होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑफर है और ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम को भी जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम इसमें डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है, जैसे कि एग्जाम डेट्स कब है, क्लास नेक्स्ट क्लासेस कब रहेंगी, तो आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और जो भी नई क्लासेस होती है ना, उसका आपको लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप कभी क्लास को भूल गए तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो हम जल्दी से लिंक पे क्लिक करके हमारी क्लास पे आ सकते हो। तो काफी बेनिफिशियल रहने वाला है हमारा टेलीग्राम चैनल, तो इसको भी जरूर यहाँ पर ज्वाइन जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली आईएफएस के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपने इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। साथ के साथ आपको पार्टिसिपेट भी करना है, यानी कि आपको क्वेश्चंस के आंसर खुद से यहाँ पर देने हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, ए कंपनी इश्यूज प्रेफरेंस शेयर्स that will be automatically converted into common stock at a later date. What type of preference share is this? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है ऑनरशिप सिक्योरिटीज का। क्या है ऑनरशिप सिक्योरिटी? जैसे आपको पता है कि हमारी जो कंपनीज है जब उसे फंड रेज करना होता है तो वो शेयर्स और सिक्योरिटीज यहाँ पर इशू करती है। शेयर्स और सिक्योरिटीज जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है ऑनरशिप सिक्योरिटीज और एक होती है डेट सिक्योरिटीज। ये क्वेश्चन हमारा ऑनरशिप सिक्योरिटीज के साथ रिलेटेड है। ऑनरशिप सिक्योरिटी जो है वो मेनली हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, और एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों ही हमारे ओनरशिप सिक्योरिटीज है, यानी कि अगर आप इन शेयर्स को बाय करते हो तो आप कंपनी के ओनर जो है वो बन जाते हो। अब बात करें इनके बीच के डिफरेंस की, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो कंपनी के प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी या फिर मेन ओनर्स होते हैं। क्या होते हैं? मेन ओनर्स, या फिर आप इसको रियल ओनर भी कह सकते हो। यानी कि इनका ना कंपनी पे पूरा का पूरा जो है वो कंट्रोल होता है, क्योंकि इनके पास यहाँ पर वोटिंग राइट जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो कंपनी का जितना भी रिस्क होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर ज्यादा हिस्सा किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले भी ऑनर होते हैं, पर ये सेकेंडरी ऑनर होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी ऑनर होते हैं। इनका कंपनी पे इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट जो है वो अवेलेबल होते ही नहीं। ठीक है, अब इन दोनों शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। यानी कि कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया तो उसको डिविडेंड मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कमाया तो कम डिविडेंड। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का जो डिविडेंड होता है ना, फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है?
फिक्स होता है, जैसे 10% का कैपिटल का हो गया, यानी जितना इन्वेस्ट किया उसका 10%। ठीक है, ये बेसिक यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड था प्रेफरेंस शेयर्स के साथ। अब एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसको हम कुछ टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स या फिर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऑप्शन डी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैं अगर एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूं, तो अगर मान के चलो मिस्टर ए ने 10,000 रुपीज के यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए और उसमें एक टर्म थी कि 5 साल के बाद ये जो शेयर्स है अपने आप ही इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कौन सा शेयर जो है, ये हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। अब बाकी ये जो तीन है ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली टाइप देखो क्या है, कम्युनिटी प्रेफरेंस। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलता है डिविडेंड, और डिविडेंड तब पे किया जाता है नॉर्मली जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है। ये है नॉर्मल केस, ये है नॉर्मल केस कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो डिविडेंड दिया, अदरवाइज डिविडेंड नहीं दिया। ठीक है, ऐसे शेयर्स को हम नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। फिर जो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये स्पेशल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिविडेंड है ना वो आपको मिलना ही मिलना है। अगर मान के चलो 2018 की बात करें, कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर नहीं कमाया तो 2018 में डिविडेंड नहीं पे किया, पर 2018 का जो डिविडेंड है ना वो नेक्स्ट ईयर कंपनी को पे करना पड़ेगा। जैसे अगर मान के चलो डिविडेंड की अमाउंट थी यहाँ पर 1 लाख रुपए, तो 2018 में प्रॉफिट नहीं कमाया तो नहीं पे किया गया, पर इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और जैसे ही 2019 के अंदर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो 2018 का भी यहाँ पर देना पड़ेगा डिविडेंड, और 2019 का भी यहाँ पर जो है डिविडेंड देना पड़ेगा। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्युमुलेटिव के बाद में आपको बता दिया कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज डिविडेंड नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। जैसे अगर मान के चलो एक कैपिटल इन्वेस्ट की गई है 1 लाख रुपए की, उसका 10% है, तो डिविडेंड कितना मिलेगा? 10,000। ठीक है, बस काम खत्म। बाकी का जो प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का होगा। पर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जहां पर उनको फिक्स डिविडेंड तो मिलते हैं, जैसे 10,000 रुपए मिल तो गए, उसके बाद जो प्रॉफिट रिमेनिंग बच गया ना उसमें भी उनको यहाँ पर हिस्सा जो है वो मिलता है। जैसे अगर फिक्स डिविडेंड मिलने के बाद जो प्रॉफिट है उसका 10% और उसको यहाँ पर मिलेगा, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्युमुलेटिव प्रेफरेंसेस। इसमें से कौन सा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है क्युमुलेटिव प्रेफरेंसेस का? पहला, गारंटेड डिविडेंड पे आउट बिफोर कॉमन शेयर होल्डर्स, यानी कि जो कॉमन शेयर होल्डर्स है उनसे पहले उनको गारंटेड डिविडेंड दिया जाएगा, बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। मिस्ड डिविडेंड अकुमुलेट एंड मस्ट बी पेड इन फ्यूचर ईयर, तो ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कोई डिविडेंड किसी साल में नहीं मिला तो वो नेक्स्ट फ्यूचर ईयर्स में आपको मिल जाएगा। पोटेंशियल फॉर हाई शेयर प्राइस ग्रोथ कंपेयर टू कॉमन स्टॉक, मतलब कॉमन स्टॉक यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर से ना ज्यादा शेयर प्राइस की ग्रोथ के चांसेस होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो शेयर प्राइस की ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के होते हैं, यानी कि कंपनी की जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के शेयर्स की जो प्राइस है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। लोअर वोटिंग राइट देन कॉमन शेयर होल्डर, बिल्कुल ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कंपनी इज लुकिंग टू रेज कैपिटल फॉर फर्स्ट टाइम बाय सेलिंग शेयर्स टू पब्लिक, व्हाट टाइप ऑफ पब्लिक इशू वुड दिस बी? ठीक है, तो देखो एक कंपनी है, मान के चलो XYZ कंपनी है, ये अभी अभी बनी है, 2024 के अंदर बनी है ना, और इसको यहाँ पर आप चाहिए फंड, तो फंड रेज करने के लिए इसने क्या किया, पब्लिक को कर दिया शेयर्स इशू। क्या कर दिया, पब्लिक को शेयर्स इशू कर दिए। तो ये जो XYZ कंपनी है ये यहाँ पर क्या चीज यूज करेगी, मतलब कौन से पब्लिक इशू को यूज करेगी? पहला, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ऑप्शन डी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द करेक्ट आंसर। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो वो यूज करती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक और हमारी यहाँ पर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है, ये क्या होता है? तो अगर मान के चलो कोई कंपनी, जैसे ये वाली कंपनी है, ये 2024 में इसने पहली बार शेयर्स इश्यू कर दिए, तो इसने यूज किया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद मान के चलो 2025 के अंदर इसे फिर से पैसों की जरूरत है और इसने फिर से यहाँ पर नए शेयर जो है इशू कर दिए, तो यहां पर ये यूज करेगी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि पहले से ही लिस्टेड कंपनी जिसने ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स इशू किए हुए हैं, जब वो फंड रेज करने के लिए एडिशनल शेयर्स इशू करती है और वो शेयर्स न्यू शेयर्स होते हैं तो वो यूज करती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का। ठीक है,
अब अगर राइट इशू की बात करें, राइट इशू क्या होता है? तो राइट इशू के अंदर जो हमारी कंपनी होती है वो बेसिकली अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट देती है कि जो न्यूली शेयर्स इशू करने वाली है कंपनी का, वो उसको यहाँ पर परचेज कर सकती है एक सर्टेन प्राइस पे। जैसे एक्सवाइटेड कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर थे, इसने यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर शेयर जो है इशू करने, तो इसने एक राइट दे दिया शेयर होल्डर को कि आप ना यहाँ पर अपने शेयर्स के मुकाबले, जैसे अगर आपके पास 2 शेयर्स है तो आप एक शेयर यहाँ पर परचेज जो है वो कर सकते हो, आपका राइट है। तो ये कहलाएगा हमारा राइट इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर हम प्राइवेटली किसी पर्सन को या किसी कंपनी को सारे शेयर जो है वो बेच देते हैं, ये हमारी पब्लिक इशू की टाइप नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कंपनी दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज wants to raise additional funds by issuing new shares, what is the most likely type of public issue they will use? ठीक है, तो एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने का मतलब ऑलरेडी उसने शेयर्स इशू किए हुए हैं और वो एडिशनल फंड रेज करना चाहती है न्यू शेयर्स को इशू करके, तो वो किस तरह का इशू यूज करेगी? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट इशू, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अभी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था, ऑप्शन सी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इज द करेक्ट आंसर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिकमिंग अ डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया? अगर आप डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हो तो कौन से रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करने पड़ेगी? तो सबसे पहले डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर है क्या, उसका मतलब समझ लो। तो देखो पहले क्या होता था कि अगर आप कोई भी शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज को परचेज करते थे तो आपको ना उसको फिजिकल फॉर्म में अपने पास संभाल के रखना पड़ता था, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट हो गए, डिवेंचर सर्टिफिकेट हो गए, उसको फिजिकल फॉर्म में आपको संभाल के रखना पड़ता था, जिससे उसके गुम होने के चांसेस, उसके डैमेज होने के चांसेस, है ना, चोरी होने के चांसेस ये बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, इस चीज को देखते हुए डिपॉजिटरी सर्विस यहाँ पर ले आएगी। डिपॉजिटरी सर्विस के अंदर डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो बेसिकली आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो मेंटेन करके रखता है, यानी कि जो आपकी फिजिकल सिक्योरिटीज है इसको ये पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको अपने पास अपनी कस्टडी में संभाल कर जो है वो रखेगा। तो डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली यहाँ पर हमारी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास मेंटेन करके रखता है। अब कौन सी कंडीशन है? पहला, नीड टू बी रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, बिल्कुल करेक्ट है। डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर को कंपनीज एक्ट के अंदर एज अ कंपनी रजिस्टर होना पड़ता है। नीड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर द सेबी एक्ट 1992, बिल्कुल करेक्ट है। द डिपॉजिटरी शैल नॉट रेंडर सर्विसेज डायरेक्टली बट ओनली थ्रू एजेंट हु इज रजिस्टर्ड विद सेबी, तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जो डिपॉजिटरी है वो खुद से अपनी अपनी सर्विसेज को नहीं दे सकता, बल्कि वो एजेंट के थ्रू जो है लोगों के साथ कनेक्ट करेगा और उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम सर्विसेज की बात करें जो डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर प्रोवाइड करता है, सबसे पहले देखो डीमेट अकाउंट ओपन करता है। डीमेट अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स को मेंटेन किया जाता है। कन्वर्टिंग फिजिकल सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो नोन एज डीमेटलाइजेशन, बिल्कुल। जब वो फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसे हम डीमेटलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद ये जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमने सिक्योरिटीज कन्वर्ट की हुई है उसको दोबारा से फिजिकल सर्टिफिकेट फॉर्म में भी कन्वर्ट करने का काम जो है वो करता है, और इस प्रोसेस को हम रीमेटलाइजेशन जो है वो कहते हैं। और जो हमारे यहाँ पर ट्रेड्स हैं, जो हमारे यहाँ पर ट्रेड्स हैं वो डिलीवरी ऑफ रिसिप्ट, मतलब कि जितने भी ट्रेड्स वगैरह यहाँ पर कंडक्ट करे जा रहे हैं उसको भी फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है, उसकी भी सेटलमेंट करता है। जैसे अगर मान के चलो हमारी जो सिक्योरिटीज है उसकी डिलीवरी करनी है या फिर सिक्योरिटीज को रिसीव करना है तो वो भी काम परफॉर्म जो है वो करता है। अगर मान के चलो आपको शेयर्स एज अ सिक्योरिटी रख के लोन लेना है, मतलब कि डीमेटलाइज सिक्योरिटीज को एज अ बैंक के पास गिरवी रख के लोन लेना है, तो वो भी काम जो है वो डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डीम्यूचुअलाइजिंग ए स्टॉक एक्सचेंज? जब हम स्टॉक एक्सचेंज को डीम्यूचुअलाइज करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? पहले डीम्यूचुअलाइज यहाँ पर समझ लो। तो देखो पहले क्या होता था, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर ऑनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग है, इसके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं था। यानी कि एक पर्सन स्टॉक एक्सचेंज का ऑनर भी हो सकता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और ट्रेडिंग राइट्स भी उसके पास होते थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। क्योंकि देखो आप ये सोच के देखो, अगर एक पर्सन स्टॉक एक्सचेंज का ऑनरशिप है तो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल है, मैनेजमेंट में भी कंट्रोल है, और अगर उसी के पास ट्रेडिंग राइट्स में होंगे तो वो अपने प्रॉफिट के लिए क्या करेगा, मैनिपुलेशंस करेगा, इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को चलाएगा कि उसे
ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और बाकी जो इन्वेस्टर उनको लॉस हो। तो इस चीज को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंज को क्या कर दिया, डी म्यूचुअलाइज कर दिया गया, यानी कि इसका जो लीगल स्ट्रक्चर है उसे टोटली यहाँ पर चेंज कर दिया गया। और जो ऑनरशिप है, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग राइट्स है, उसको सेपरेट कर दिया, यानी कि एक पर्सन ऑनर हो सकता है, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स के पास नहीं होंगे। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। बाकी ऑप्शन अगर आप देखोगे, टू मर्ज विद अनदर स्टॉक एक्सचेंज, किसी दूसरी स्टॉक एक्सचेंज के साथ मर्ज करना, ये पर्पस था तो नहीं है। तो ग्रांट ऑल मेंबर्स वोटिंग राइट्स ऑन एक्सचेंज डिसीजन टू इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज्ड टू एड्रेस शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नीड्स। जब भी हमें यहाँ पर गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए कैश फ्लो की जरूरत पड़ती है, तो वो किस तरह की सिक्योरिटीज का यहाँ पर यूज करता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, तो मान के चलो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो है 1000 करोड़, और उसकी जो रेवेन्यू है वो 9000 करोड़ है, ठीक है। उसको यहाँ पर सॉरी 1900 करोड़ है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज की क्या चाहिए, अभी इमीडिएट बेसिस पे उसको पैसे चाहिए, और पैसे उसको 2 या 3 दिन के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नीड्स होती है किसी गवर्नमेंट की, उसको फुलफिल करने के लिए वो कौन सी सिक्योरिटीज को इशू करता है। पहला, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड, या फिर कैश मैनेजमेंट बिल। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कैश मैनेजमेंट बिल बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट इशू करती है, ताकि जो शॉर्ट टर्म में उसका कैश फ्लो नीड्स है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म में उसे उसका पैसा उसके पास कम है, उसको वो फुलफिल जो है वो कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कौन कौन सी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। पहला, कैश मैनेजमेंट बिल, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कैश फ्लो में जो टेम्परेरी मिसमैच आया है, यानी एक्सपेंडिचर टेम्परेरी बेसिस पे ज्यादा हो गया रेवेन्यू से, उसको मैनेज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 के अंदर, और इसको 90 डेज से कम डेज के लिए इशू जो है वो किया जाता है। उसके बाद है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स होती हैं जिनके ऊपर फिक्स या फिर फ्लोटिंग कूपन रेट, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, और इसको हम 5 साल से लेकर 40 साल तक, मतलब इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 साल से लेकर 40 साल तक का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की। क्या है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, तो बेसिकली देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को गवर्नमेंट इशू करती है ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पर हेज किया जा सके, यानी कि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसे यहाँ पर कम किया जा सके। नॉर्मल अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे अगर मान के चलो आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 10% का मिल रहा है, ठीक है। तो आपका जो एक साल में आपका जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना, 10,000 रुपए। पर अगर उस साल में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो हमारा कितना है, यहाँ पर 12% है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन कितने से बढ़ी, 12,000 से, और आपको 2,000 रुपए का अल्टीमेटली क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब कि आपको लग रहा है कि आपको 10,000 की रिटर्न मिली, पर एक्चुअली में आपका 2,000 से लॉस हो गया। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, हेज करने के लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का यूज किया जाता है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में होता क्या है, तो जब भी आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है तो आपकी जो फेस वैल्यू होती है वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दी जाती है। जैसे अगर यहाँ पर 12% का इन्फ्लेशन है, तो 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, फेस वैल्यू है। 12% से इंक्रीज हुआ तो आपका क्या होगा, 12% से वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि 12,000 इसमें क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, और 1,12,000 पे आपकी फेस वैल्यू जो है वो बना दी जाएगी। और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो 10% का जो है वो पे किया जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको जब भी रिटर्न देगी गवर्नमेंट, तो सबसे पहले जो भी वैल्यू है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, उसको इन्फ्लेशन का, जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसको कम करेगी, खत्म करेगी, उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो पे करेगी। इन्फ्लेक्स जो हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, इसको पहली बार 1997 में जो है इशू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। देखो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ना एक बेस्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस देखो फ्यूचर में हाई ही होना है, ये तो फिक्स है कि आगे चलकर गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे करके हाई होगा। इसीलिए जनरल लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा बर्डन पड़ जाता है कि वो इतना गोल्ड कहाँ से लेकर आए। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो कंसेप्ट है वो लेकर आया है। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है बेसिकली ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि गोल्ड, मतलब कि गोल्ड में डिनोमिनेटेड होती है, यानी कि जितने आप यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो उसकी जो वैल्यू होगी वो गोल्ड ग्राम्स, मतलब कि गोल्ड के ग्राम्स में होगी, मतलब गोल्ड के वेट से होगी। जिसे आप जैसे गोल्ड को खरीदने जाते हो तो आप कहते हो ना कि 10 ग्राम गोल्ड दे दो, 20 ग्राम गोल्ड दे दो, तो ऐसे ही
ग्राम्स के अंदर जो है आपका जो बॉन्ड होगा वो डिनोमिनेटेड होगा, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, फिजिकल गोल्ड का सब्स्टिट्यूट है। आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो आप मान के चलो आपने गोल्ड में ही इन्वेस्ट किया है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो बॉन्ड का प्राइस जो है वो गोल्ड के प्राइस के साथ लिंक्ड होता है। अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो आपकी जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर यहाँ पर प्राइस डिक्रीज होता है तो बॉन्ड का भी जो प्राइस है वो कम हो जाता है, और मेच्योरिटी के वक्त आपको कैश में यहाँ पर सारी वैल्यू जो है वो मिल जाती है। जैसे लास्ट में आप गोल्ड को बेचकर पैसा ही लेते हो ना, तो इस पे भी आप जब ये मेच्योर हो जाता है तो आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसे बॉन्ड है जो कि ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेटेड होते हैं। 10 ग्राम गोल्ड हो गया, 20 ग्राम गोल्ड हो गया, गोल्ड के प्राइस से लिंक्ड होते हैं। गोल्ड का प्राइस हाई होता है तो इसका भी प्राइस हाई हो जाता है, गोल्ड का प्राइस कम होता है तो इसका भी प्राइस कम हो जाता है। और मेच्योरिटी के वक्त आपको जो भी बॉन्ड की वैल्यू है वो कैश में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए गवर्नमेंट वांट्स टू रेज फंड फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, व्हिच टाइप ऑफ सिक्योरिटी वुड बी मोस्ट सुटेबल टू इशू। हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करने जाती है, तो कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट रहेगी। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना है तो हमारा जो करेक्ट रहेगा वो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज द करेक्ट आंसर। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज द करेक्ट आंसर। स्टेट डेवलपमेंट नोट्स ये भी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। इसको बेसिकली हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू करती है, यानी कि उसको जो भी फिजिकल डेफिसिट होता है, उसको जो कैश फ्लो की नीड्स होती है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के थ्रू जो है रेज कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला देखो, दे आर अल्टरनेटिव टू होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दे आर फिक्स, दे ऑफर अ फिक्स इंटरेस्ट रेट पे आउट, दे आर रिडीम्ड इन कैश एट मैच्योरिटी, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। आप फिजिकल गोल्ड की जगह इसको होल्ड करके रख सकते हो। आपका जो बॉन्ड है वो ग्राम और गोल्ड में डिनोमिनेटेड होगा, और जब मेच्योर होगा तो आपको कैश में रिडीम कर मिल जाएगा, मतलब कि आपके बॉन्ड जो है वो कैश में रिडीम कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डू इन्वेस्टर नीड टू ओपन टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कीम है इसको आरबीआई ने लॉन्च किया था 12 नवंबर 2021 को, और इस स्कीम के जरिए इंडिविजुअल को अलाउ कर दिया गया था कि वो खुद से यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो पहले जो रिटेल कस्टमर होते थे, हम और आप जैसे इंडिविजुअल्स होते थे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते थे, बल्कि वो किसी इंटरमीडिएरी को बीच में लेकर आते थे। पर जैसे ये स्कीम लॉन्च हुई, अब रिटेल जो हमारे कस्टमर हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअल स्कीम के अंदर आते हैं उन्हें एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन जो है वो करवाना कंपलसरी होता है। तो इस क्वेश्चन का भी यही आंसर था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि जो आरबीआई है रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर किस तरह का अकाउंट जो है वो ओपन करवाना पड़ता है इन्वेस्टर को, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है। डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या फिर रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। तो ऑप्शन डी रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज कैन बी परचेज थ्रू द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो इसमें से कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जिसको हम आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम से डायरेक्टली परचेज जो है वो कर सकते हैं। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अगर हमारा एक रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर है, वो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो इसमें से कौन सी रिक्वायरमेंट है जो उसे फुलफिल नहीं करनी पड़ती। पहला, रुपी सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन इन इंडिया, उसके बाद एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो ये सभी की सभी रिक्वायरमेंट होती है, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है इन्वेस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्राइमरी डीलर। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि प्राइमरी डीलर के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है। देखो प्राइमरी डीलर्स होते क्या है, पहले वो चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं। प्राइमरी डीलर्स बेसिकली ऐसी एंटिटीज होती हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होती है, और उनके पास लाइसेंस होता है
कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल परचेज जो है वो कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट भी यही लिखी हुई है, प्राइमरी डीलर्स आर एंटिटीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई हु हैव द लाइसेंस टू परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। These entities are buying government securities directly from the RBI, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये जो एंटिटीज होते हैं वो डायरेक्टली आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करती है और उसको दूसरे बायर्स को रीसेल करके प्रॉफिट कमाती है। द प्राइमरी डीलर सिस्टम इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई 1995, तो ये भी करेक्ट है। जो प्राइमरी डीलर सिस्टम है उसको 1995 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो प्राइमरी डीलर के रिगार्डिंग करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑप्शन द कूपन विल बी प्री डिटरमाइंड, कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है जहां पर जो कूपन होता है वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है। तो पहली चीज यहाँ पे जो आपको जाननी है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसकी जो सेल्स होती है वो ऑक्शन के थ्रू होती है। क्या होती है? ऑक्शन के थ्रू होती है, यानी कि जो बिडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बिडिंग यहाँ पर करते हैं। अभी जो ऑक्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राइस बेसिस और दूसरा होता है हमारा यील्ड बेसिस। ठीक है, क्या होता है? यील्ड बेसिस। प्राइस का मतलब आपको पता है सिक्योरिटीज का जो प्राइस है। प्राइस बेसिस ऑक्शन के अंदर जो प्राइजेस है, जो सिक्योरिटीज के प्राइजेस हैं उसकी यहाँ पर बिडिंग की जाती है, यानी कि इन्वेस्टर बिडिंग लगाते हैं कि वो सिक्योरिटीज को कितने प्राइस पे खरीद सकते हैं। और प्राइस बेसिस के अंदर जो कूपन इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। जो इन्वेस्टर हो वो बेसिकली प्राइस के लिए जो है वो बिड लगाते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है? यील्ड बेसिस। यील्ड बेसिस के अंदर क्या होता है कि जो प्राइसेस होते हैं, जो प्राइसेस होते हैं सिक्योरिटीज के वो फिक्स होते हैं और जो कूपन इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर बिडिंग लगाई जाती है कि जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर कितना जो है कूपन इंटरेस्ट जो है वो चाहते हैं उस चीज की बिडिंग की जाती है। जैसे कोई इन्वेस्टर कहेगा मुझे 9% चाहिए, किसी को 10%, किसी को 11, तो जो भी अच्छी बिडिंग होगी उसके ऊपर सेल जो है वो कर दिया जाएगा। ये दो तरह के यहाँ पर ऑप्शन जो है वो होती है। प्राइस बेसिस के अंदर प्राइस के लिए ऑप्शन की जाती है, यील्ड फिक्स होती है। यील्ड बेसिस के अंदर यील्ड के लिए बिडिंग की जाती है और प्राइसेस जो है वो फिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ। जो नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे किसकी प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इज द करेक्ट आंसर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हमारे देश के अंदर जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको मैनेज करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो जो नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर है वो बेसिकली फॉरेन करेंसी में ही यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इसकी प्रोविजंस को फॉलो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, हु बिकेम प्राइमरी डीलर, कौन यहाँ पर प्राइमरी डीलर बन सकता है? पहला, सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ये बन सकता है। अगर कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक है, उसकी सब्सिडरी है तो वो ये काम कर सकती है। सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर सेटअप इन इंडिया बाय एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड, कोई अगर फॉरेन कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी जो है इंडिया के अंदर स्टैब्लिश है या फिर उसने किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो प्राइमरी डीलर बन सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएशन ऑफ, जो हमारा फिक्स इनकम मनी मार्केट है, डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो किसके एसोसिएशन? ठीक है, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, क्योंकि कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी बैंक इन तीनों की एसोसिएशन होती है फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अभी जो फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी फिक्स इनकम डेरिवेटिव मार्केट के साथ रिलेटेड है। उसका जो मेन पर्पज है वो यही है कि हमारी जो फिक्स इनकम और डेरिवेटिव मार्केट है उसको प्रमोट किया जाए, उसकी डेवलपमेंट किया जाए। जो यहाँ पर पर्सोनल काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो बेस्ट तरीके से डील जो है वो कर सके। और एक कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर्स की एसोसिएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फंक्शन के साथ रिलेटेड है, विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ फिम्दा, इसमें से कौन सा हमारा फंक्शन होता है फिम्दा का? पहले देखो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेंचमार्क रेट्स एंड न्यू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये यहाँ पे कुछ बेंचमार्क रेट्स को जो है इंट्रोड्यूस करता है ताकि उसके बेस पर हम कंपैरिजन कर सके। साथ के साथ न्यू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी इशू करता है ताकि लिक्विडिटी जो है वो आ सके डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टू डीलर्स एंड सपोर्ट पर्सोनल एट मेंबर इंस्टीट्यूशन, तो ये भी करेक्ट है।
तो जो हमारे डीलर्स हैं, जो डील करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट उनकी करनी, ये भी काम होता है। साथ ही साथ जो मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो पर्सोनल है, उनको भी सपोर्ट करना इनका एक इंपॉर्टेंट काम होता है। टू अडॉप्ट एंड डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, तो एक ऐसा ऐसा एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट को अडॉप्ट करना, डेवलप करना, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हो, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को ही आपको अडॉप्ट और डेवलप जो है वो करना है। तो फंक्शन एज एन आर्बिट्रेटर फॉर डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर इंस्टीट्यूशन, तो ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो जो हमारे आर्बिट्रेटर है, मतलब अगर मेंबर इंस्टीट्यूशन के बीच में किसी भी तरह का झगड़ा हो जाता है, सॉरी, किसी भी तरह का यहाँ पर झगड़ा हो जाता है, तो डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सुलझाने के लिए भी, सुलझाने का काम जो है वो करता है, यानी कि ये दोनों की बातों सुनता है और जो बेस्ट सोल्यूशन है वो निकालता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ फेमा इंक्लूड, हमारा जो फेमा एक्ट है उसके कौन कौन से यहाँ पर फीचर होते हैं। पहला, फेमा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999 एंड रिप्लेस अर्लियर एक्ट फेरा एक्ट 1973, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा फीचर होता है। फेमा से पहले फेरा एक्ट, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 कहते हैं, वो एप्लीकेबल होता था। और ये जो एक्ट था वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था, मैनेज नहीं करता था, रेगुलेट करता था, और कोशिश करता था कि कम से कम फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से बाहर जाए। पर इसमें कुछ खामियां थी, जिसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, तो फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 के अंदर, और इसने यहाँ पर जो फेरा है उसका काम करना शुरू कर दिया था। बस इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। जो फेरा था वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था, पर ये रेगुलेट नहीं करती, फेमा यहाँ पर रेगुलेट नहीं करती, बल्कि वो मैनेज करती है। क्या करती है? मैनेज करती है, और इंश्योर करती है कि हमारे पास हमेशा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अवेलेबल हो, बड़ी अमाउंट में जो है अवेलेबल है, ताकि हमारी कंट्री को किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो ना आए। ये जो एक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। किसने पास किया गया था? ताकि जो ओवरसीज ट्रेड है, एक्सटर्नल पेमेंट्स है, उनको यहाँ पर प्रमोट जो है वो किया जा सके। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। फेमा वाज इंट्रोड्यूस टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग। जो फेमा है वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मैनेज करने के लिए जो है वो बनी थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, ना कि रेगुलेट करने के लिए। तो ये भी हमारा फीचर होता है। द एक्ट ऑल्सो अप्लाइज ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेज, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो अगर कोई पर्सन है, उसकी कोई कंपनी है जो कि यहाँ पर इंडिया से बाहर है, तो उस कंपनी पे भी जो फेमा एक्ट है वो लगेगा, अगर वो पर्सन इंडिया के अंदर रहता है और इंडिया का रेजिडेंट, यानी कि एक इंडियन रेजिडेंट जो भी यहाँ पर काम करता है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, उन सभी के ऊपर उसकी कंपनी के ऊपर, उसकी सब्सिडी के ऊपर, चाहे वो देश के अंदर देश से बाहर है, उसके ऊपर फेमा जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फेमा इंक्लूड। तो जो मशीनरी रिस्पॉन्सिबल होती है फेमा एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए, वो मशीनरी में क्या क्या चीजें आ जाती है। पहला, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर और अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट मशीनरी होते हैं जो कि फेमा एक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका काम क्या है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें, तो इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही है कि एक्ट के जितने भी प्रोविजन है उसको एप्लीकेबल किया जा सके, उसको एनफोर्स किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज बेसिकली एक यहाँ पर नोटिस इशू करते हैं उन पर्सन को जिन्होंने जो हमारे प्रोविजन के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको वॉयलेट किया है, कॉन्ट्रावेंड यहाँ पर किया है, और उनको सजा भी दी जाती है। उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर, अगर मान के चलो कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसने कोई फैसला सुनाया और उस फैसले के पक्ष में नहीं है वो पर्सन, तो वो यहाँ पर स्पेशल डायरेक्टर में जो है कंप्लेंट कर सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पर स्पेशल डायरेक्टर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया या फिर उसने भी गलत फैसला ले लिया, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जो ग्रीव पार्टी है, पर्सन जो ग्रीव हुआ है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो यहाँ पर क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। क्या दे सकता है? एप्लीकेशन दे सकता है, यानी कि यहाँ पर भी वो अप्लाई जो है वो कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर प्रोविजंस को एप्लीकेबल करता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देता है कि उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जा सके, और अगर कोई यहाँ पर फॉलो नहीं करता है तो उसको बुलाया जाता है, उसको नोटिस भेजा जाता है और उसको सजा भी दी जाती है। स्पेशल डायरेक्टर, एडजुडिंग अथॉरिटी के फैसले से कुछ नहीं हो तो स्पेशल डायरेक्टर में अपील कर सकते हो, अपीलेट, और अगर स्पेशल डायरेक्टर के फैसले से भी कुछ नहीं हो तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो है रिपोर्ट लिखवा सकते हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन प्रेफर एन अपील टू। अगर मान के चलो कोई पर्सन है,
वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं है तो वो कहाँ भी अपील कर सकता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, स्पेशल डायरेक्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी स्पेशल डायरेक्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म? जो हमारा एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ऑप्शन है टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने का इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करता है। टू ऑफर करेंसी एक्सचेंज सर्विस ऑन ट्रैवल पर्पस, आप ट्रैवल पे जा रहे हो तो करेंसी को एक्सचेंज करने का ऑफर प्रोवाइड करता है। या फिर ट्रैक फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर रिटेल कस्टमर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो एफएक्स प्लेटफॉर्म बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे जो रिटेल कस्टमर्स है वो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज की सेलिंग और बाइंग जो है वो कर सकते हो, उन्हें किसी इंटरमीडिएरी की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यही हमारा मेन पर्पस था एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म? जो हमारा एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है उसको बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर डेवलप किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद सीसीआईएल, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसको यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, पर इसको डेवलप किसने किया था? सिर्फ और सिर्फ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर इसने डेवलप करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको आगे जो है मतलब कि इसको आगे इंट्रोड्यूस जो है वो करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर, मर्चेंट बैंक्स डू प्रोवाइड रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक और कॉर्पोरेट। जो मर्चेंट बैंक है वो यहाँ पर जो हमारी पब्लिक है, जो कॉर्पोरेट है, उसको रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ऑप्शन जो हमारा बी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? तो देखो, जो मर्चेंट बैंक्स होती है वो बेसिकली यहाँ पर कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती है। बेसिकली वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन्स प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट करना। तो ये काम इसका नहीं होता, बल्कि ये बड़ी बड़ी लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ जो है डील करती है और उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि इशू मैनेजमेंट से रिगार्डिंग, या फिर अमलगामेशन करना है, मर्जर करना, उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करेगा। पोर्टफोलियो कैसे बनाना उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मर्चेंट बैंक एक्टिंग एज अ लीड मैनेजर, को मैनेजर ड्यूरिंग अ इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। तो देखो, जो हमारा मर्चेंट बैंक होता है, जब भी कंपनीज अपने शेयर्स इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, तो उसके इशू मैनेजमेंट के तरीके से भी वो काम कर सकता है। तो जब वो एक को मैनेजर है या फिर लीड मैनेजर है इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स का, तो उसका क्या रोल होता है? पहला, टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द इशूइंग कंपनी, जो इशूइंग कंपनी उसकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। या फिर टू ओवरसी द एंटायर प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग प्री इशू एंड पोस्ट इशू फंक्शन। तो पूरी की पूरी हमारी जो एंटायर प्रोसेस होती है सिक्योरिटीज को इशू करने की, उसको ओवरस्यू करना, उसको मॉनिटर करना, जिसके अंदर प्री इशू फंक्शंस भी आते हैं, पोस्ट इशू फंक्शंस भी आते हैं, ताकि जो इशू मैनेजमेंट है वो प्रॉपर्ली हो सके, शेयर्स को प्रॉपर्ली इशू किया जा सके। तो जो बी है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द रोल ऑफ मर्चेंट बैंक। उसके बाद टू अंडरराइट द एंटायर इशू एंड गारंटी इट्स सक्सेस, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अंडरराइट करना इशू को, या फिर टू टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड सब्सक्रिप्शन अमाउंट विदाउट एनी फर्दर इन्वॉल्वमेंट। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि अगर हमारा जो मर्चेंट बैंक है वो एक लीड मैनेजर है, को मैनेजर है शेयर्स और डिवेंचर्स के इशू के अंदर, तो इसका प्राइमरी रोल है कि पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर मैनेज करे, ओवरसी करे, मॉनिटर करे, जिसके अंदर हमारे प्री इशू और पोस्ट इशू फंक्शन दोनों ही आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ प्री इशू फंक्शन परफॉर्म बाय मर्चेंट बैंक ड्यूरिंग द इशू मैनेजमेंट। जब वो इशू मैनेजमेंट करता है तो इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि प्री इशू फंक्शन नहीं होता है? प्री इशू फंक्शन का मतलब है कि शेयर्स को इशू करने से पहले जो फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म किए गए। पोस्ट इशू फंक्शन का मतलब है कि शेयर्स को इशू करने के बाद जो यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म किए। ठीक है, पहले देखो, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज बीइंग इशूड, जो हमारे यहाँ पर सिक्योरिटीज इशू किए जा रहे हैं उसकी प्राइसिंग से रिलेटेड एडवाइस यहाँ पर प्रोवाइड करना और कंपनी को हेल्प करना ताकि वो प्रॉपर्ली प्राइसेस जो है वो डिटरमाइन कर पाए अपने सिक्योरिटीज के। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये फंक्शन होता है। मार्केटिंग प्रमोटिंग द इशू ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर, बिल्कुल, जो हमारे इश्यूज है, जो सिक्योरिटीज इशू की जा रही है उनकी मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना, ताकि उसकी अवेयरनेस क्रिएट हो, लोग उसको सब्सक्राइब कर ले और हमारा जो इशू है वो सक्सेसफुल हो जाए। फाइनल अलॉटमेंट और रिफंड ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट, तो ये हमारा पोस्ट इशू फंक्शन होता है, प्री इशू फंक्शन नहीं होता है।
तो एंड इशूइंग द शेयर्स ऑफ डिबेंचर टू इन्वेस्टर, तो ऑप्शन डी इज मतलब ये भी हमारा फंक्शन होता है। तो कौन सा फंक्शन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा प्री इशू फंक्शन नहीं है बल्कि ये पोस्ट इशू फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ दीज इज पोस्ट इशू फंक्शन इन इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट के अंदर कौन सा हमारा यहाँ पर पोस्ट इशू फंक्शन है। पहला, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड अमाउंट रिसीव। तो जो भी देखो, जब आप शेयर्स को इशू कर देते हो उसके बाद से स्टार्ट होता है पोस्ट इशू फंक्शन। तो जैसे आप शेयर्स को इश्यू करते हैं तो लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं कि हम यहाँ पे शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं। तो उन एप्लीकेशंस को कलेक्ट करने का काम और जो भी अमाउंट यहाँ पर मिले उसको रिसीव करने का काम जो है मर्चेंट बैंक करता है। उसके बाद एप्लीकेशन के बेस पर फाइनल अलॉटमेंट की जाती है, और अगर किसी केस में अलॉटमेंट नहीं की जाती है तो जो अमाउंट है उसे वापस कर दिया जाता है, और जिनको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं उनको शेयर सर्टिफिकेट मेल कर दिए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारे के सारे हमारे पोस्ट इशू फंक्शन जो है वो होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, a debenture trustee who is given the task to protect the interest of debenture holder is appointed by। हमारा जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है उसका बेसिकली काम होता है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी कि उनको किसी भी तरह का लॉस होने से बचाना, जिसके लिए वो यहाँ पर जो भी डिबेंचर्स हैं उनको अपनी कस्टडी में रखता है। ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज उसको अपनी कस्टडी में रखते हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है इसको कौन अपॉइंट करता है, इश्यूअर कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर बोथ एएनसी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डिवेंचर ट्रस्टी को जो इश्यूर कंपनी होती है जो डिवेंचर को इश्यू करती है वही यहाँ पर जो है अपॉइंट करती है। और इसको कब अपॉइंट किया जाता है, अगर हमारी जो डिवेंचर है उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 18 मंथ से अब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 30 of the SEBI Merchant Regulation 1992, every merchant bank should comply with the codes of conduct as per Schedule 3rd of the regulation. Which of the statement is correct regarding the code of conduct as per SEBI regulation? ठीक है, तो अगर हम रेगुलेशन 13 की बात करें SEBI रेगुलेशन 1992 की, तो हर मर्चेंट बैंक को जो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर थर्ड शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाई किया उसको फॉलो करना जरूरी होता है। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कोड्स ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, मेक ऑल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हमारा जो हमारा जो मर्चेंट बैंक होगा वो यहाँ पर एफर्ट्स लगाएगा कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड है, इनको किसी भी तरह का लॉस नहीं है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड फेयरनेस। तो हाई स्टैंडर्ड की इंटीग्रिटी और डिग्निटी और फेयरनेस को मेंटेन करके रखना है। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उसके अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करना है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी के साथ जो स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट है। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द कोड्स ऑफ कंडक्ट जो सेबी रेगुलेशंस के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बैंकर टू द इशू इन अ पब्लिक ऑफरिंग। अगर हम यहाँ पर पब्लिक ऑफरिंग की बात करें तो जो हमारा मर्चेंट बैंक है जब वो एक बैंकर की तरीके से काम करता है तो उसकी मेन रिस्पांसिबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, मर्चेंट बैंक यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। टू अंडरराइट द एंटायर इशू एंड इंश्योर सक्सेस, टू मैनेज द पोस्ट इशू फंक्शन लाइक अलॉटमेंट और रिफंड, टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम इन्वेस्टर, या फिर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज टू इशू कंपनी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो एप्लीकेशन है, जो सब्सक्रिप्शन मनी है, उसको यहाँ पर कलेक्ट करने का मेन रोल होता है हमारे मर्चेंट बैंकर का एज अ बैंकर। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट डज एन अंडरराइटर डू इन पब्लिक ऑफरिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब भी यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर्स को पब्लिक को इशू किया जाता है, पब्लिक को ऑफर किया जाता है, तो अंडरराइटर का यहाँ पर क्या काम होता है। तो अंडरराइटर का क्या काम होता है उसको समझने से पहले एक चीज आपको जाननी जरूरी है कि जब भी यहाँ पर शेयर्स को इशू किए जाते हैं तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया होता है, यानी कि जो भी शेयर आपने इशू किए हैं एक मिनिमम परसेंटेज उसकी सब्सक्राइब होनी जरूरी है, अदरवाइज वो सक्सेसफुल इशू नहीं माना जाएगा। जैसे 90% का मान के चलो, अगर आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं तो कम से कम उसका 90%, कम से कम उसका 90,000 यानी कि 9,000 शेयर जो है वो यहाँ पर सब्सक्राइब होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इशू जो है वो फेल माना जाएगा और आपको फिर से शेयर यहाँ पर इशू करने पड़ेंगे। इस चीज को देखते हुए कंपनी जो है वो अंडरराइटर का कॉन्टैक्ट कर लेती है, जिसके अंदर जो अंडरराइटर होता है वो कंपनी को प्रॉमिस करता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के मतलब कि अगर मान के चलो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, जैसे अगर मान के चलो आपके शेयर सब्सक्राइब होने जरूरी थे 9,000 पर सब्सक्राइब हुए 8,000, तो बाकी का जो 1,000 शेयर है ना वो हम परचेज कर लेंगे, जिससे क्या होगा
कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और आपका जो शेयर्स इशू है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, तो जो अंडरराइटर का काम होता है वो बेसिकली गारंटी प्रोवाइड करता है कि जो भी आपकी अनसोल्ड सिक्योरिटीज होंगी उसे हम परचेज कर लेंगे, ताकि जो आपने इशू किया है शेयर वो सक्सेसफुल हो जाए, वो यहाँ पर कम ना हो, आपको दोबारा से वो करना ना पड़े। तो अंडरराइटर का काम क्या है, यहाँ पर गारंटी टू परचेज एनी अनसोल्ड सिक्योरिटी जो इंश्योर द सक्सेस ऑफ द इशू। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन देख लो, कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म सब्सक्रिप्शन मनी फॉर इन्वेस्टर, तो यहाँ पर जो मर्चेंट बैंक का रोल होता था वो एज अ बैंकर होता था। ठीक है, एक्ट एज अ कस्टोडियन फॉर इशूड शेयर्स एंड डिबेंचर, कस्टोडियन का मतलब यहाँ पर ये मर्चेंट बैंक का ट्रस्टी का काम कर रहा है, पर यहाँ पर अंडरराइटर का काम जो है वो मर्चेंट बैंक परफॉर्म कर रहा है। जो मर्चेंट बैंक है वो कई तरीके से यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो यहाँ पर ट्रस्टी भी बन सकता है, वो यहाँ पर बैंकर भी बन सकता है, वो यहाँ पर अंडरराइटर भी बन सकता है, साथ ही साथ जो यहाँ पर फंड रेज किए गए हैं कंपनी के द्वारा उसको मॉनिटर करने का काम भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, when is a monitoring agency required to be appointed for a public share offering। अगर हम पब्लिक शेयर ऑफरिंग की बात करें तो मॉनिटरिंग एजेंसी को हमें अपॉइंट करने की जरूरत कब पड़ती है। मॉनिटरिंग एजेंसी बेसिकली पूरी की पूरी जो शेयर इशू की प्रोसेस होती है उसको मॉनिटर करने का काम करती है और इंश्योर करती है कि सभी काम सही तरीके से हो सके, इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, कंपनी के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। ऑलवेज रिगार्डेड एज इशू साइज ओनली फॉर इशूइंग इन्वॉल्विंग न्यू अनलिस्टेड कंपनीज, या फिर ओनली फॉर लार्ज इशू एक्सीडिंग 500 crores in value when the underwriter has a non reputable merchant bank। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका जो इशू का प्राइस है यानी कि आपने जो शेयर्स इशू किया उसकी वैल्यू 500 करोड़ से अबव है तो कंपनी को यहाँ पर मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन कॉर्पोरेट काउंसलिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय मर्चेंट बैंक। ठीक है, तो हमारा जो हमारे यहाँ पर मर्चेंट बैंक होता है वो यहाँ पर कॉर्पोरेट काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो कि कॉर्पोरेट काउंसलिंग सर्विसेज के अंदर नहीं आती है। पहला, एडवाइजिंग ऑन एप्रोप्रिएट डेट इक्विटी रेशियो, तो हमारी जो कंपनी है उसको एडवाइस प्रोवाइड करना कि आपको एक एप्रोप्रिएट डेट इक्विटी रेशियो जो है मेंटेन करके रखने हैं। डेट इक्विटी रेशियो बेसिकली क्या होता है, तो डेट इक्विटी रेशियो से हमें पता लगता है कि कोई भी कंपनी के अंदर डेट का पैसा कितना लगा हुआ है और इक्विटी का पैसा यहाँ पर कितना लगा हुआ है। नॉर्मली देखो, अगर डेट इक्विटी रेशियो हाई होता है तो वो कंपनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इस केस में कंपनी ने डेट का ज्यादा पैसा यूज किया होता है। जैसे अगर मान के चलो रेशियो कितनी है, 2:1, यानी कि 2 रुपए डेट का लगा हुआ है, 1 रुपए इक्विटी का लगा हुआ है, तो ये कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इसीलिए एडवाइस प्रोवाइड की जाती है कि प्रॉपर तरीके से डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन किया जा सके। उसके बाद रेकमेंडिंग हेजिंग स्ट्रेटजी टू मैनेज फाइनेंशियल रिस्क, कंपनी जो भी फाइनेंशियल रिस्क ले रही है उसको हेज करने के लिए हेजिंग स्ट्रेटजी बनाना, तो बिल्कुल ये हमारा सर्विस होता है। प्रोवाइड लीगल एडवाइस ऑन कॉर्पोरेट मैटर, जो कॉर्पोरेट मैटर्स है उसके ऊपर लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना, तो ये काम हमारे मर्चेंट बैंक का नहीं होता है। ऑफरिंग गाइडेंस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, तो ये भी हमारा फंक्शन होता है कॉर्पोरेट काउंसलिंग सर्विसेज के अंडर, यानी कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि हम इस तरीके से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करें कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट भी मिले, ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न भी मिले और कम से कम यहाँ पर कॉस्ट भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ प्रोसीड्स और पेमेंट विच कंपनी विल रिसीव फ्रॉम इट्स कस्टमर हु हैव परचेज इट्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो देखो, अगर हमें मान के चलो एक कंपनी है उसने अपने कस्टमर को जो है गुड्स यहाँ पर क्रेडिट पे जो है वो सेल की है, गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे सेल की है। अब क्रेडिट पे सेल की है तो उधार पे सेल की है, यानी कि पैसा अभी नहीं मिलने वाला है पर फ्यूचर में तो मिलने वाला है ना। तो एक एक कंपनी ने जब उधार पे सामान बेचा है अपने कस्टमर को और एक फ्यूचर डेट पर उसको उसके पैसे मिलने वाले हैं, तो वो जो पैसा फ्यूचर डेट पे मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रेडिटर, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, तो ऑप्शन सी अकाउंट रिसीवेबल इज द करेक्ट आंसर। जैसे एग्जांपल दूं मैं, तो मान के चलो एक XYZ कंपनी है, उसने यहाँ पर 50,000 की गुड्स बेची है ए पर्सन को। ए पर्सन कहा मैं आपको 3 महीनों के बाद यहाँ पर पेमेंट करूंगा, तो ये 3 महीनों के बाद 50,000 रुपए मिल रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फैक्टरिंग। फैक्टरिंग, अगर हम फैक्टरिंग की बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि यहाँ पर फैक्टर प्रोवाइड करता है। तो फैक्टरिंग के अंदर देखो, जिस पार्टी को हम अपने अकाउंट रिसीवेबल सेल करते हैं उसे हम फैक्टर करते हैं, क्योंकि देखो फैक्टरिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो भी अकाउंट रिसीवेबल पड़े हैं उसको आप थर्ड पार्टी को सेल कर दो और इमीडिएट उसको कैश में कन्वर्ट कर दो, तो वो जो थर्ड पार्टी वो हमारा कहलाता है फैक्टर। फैक्टरिंग के अंदर फैक्टर के कुछ यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे रिसीवेबल्स को मैनेज करने का काम फैक्टर करता है, बिल्कुल करता है। आपने सेल कर दिया, आगे का जो काम है वो फैक्टर खुद करेगा,
उसके बाद मेंटेनिंग सेल्स लेवल, तो ये भी काम होता है, जो भी सेल्स लेजर है उसको मेंटेन करके रखना, ताकि पता लग सके कि किसको किसको यहाँ पर धार पे सामान बेचा था, किससे हमें पैसे लेने हैं। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ डेट, तो जो डेट है उसको कलेक्ट करने का काम भी फैक्टर होता है, बिल्कुल ये भी फंक्शन होता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करना, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो फैक्टर का नहीं होता, वो कंपनी का खुद का होता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आज के जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर आईएफएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जैसे हमने फैक्टरिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, मर्चेंट बैंकर के बारे में डिस्कस किया, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस किया, इक्विटी शेयर्स के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये जो क्लासेस है वो लगातार यहाँ पर आने वाली है। हम एक पूरी की पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एएफएम क्रैश कोर्स और आईएफएस क्रैश कोर्स। तो वहां पर हम जितने भी आईएफएस और एएफएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, उसको मॉड्यूल वाइज यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो इस सीरीज को आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है और सीरीज की हर वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। तो और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, एग्जाम में जिसमें क्वेश्चन आते हैं उस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को बनाया गया है, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आज के सेशन में तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप आईएफएस की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए, तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। और ये जो क्वेश्चन वीडियोस है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, प्रिपेयर किया गया है कि आईएफएस का जितना भी सिलेबस है वो हम क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर कर लेते हैं। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको कवर किया गया है, साथ के साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको भी डिस्कस किया गया है, ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। इनके अलावा हम आपको मॉक मॉक टेस्ट और मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी रिवीजन अच्छी हो जाती है। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है, मेगा मॉक टेस्ट है, वो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और जब आप इसको अटेम्प्ट करते हो तो एग्जाम वाली फीलिंग आती है और आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और जब आप इसको क्लियर करते हो, पास करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बूस्ट यहाँ पर होता है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। हमारी जो लाइव क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। और अगर आप किसी टाइम मान के चलो लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हो, काफी बिजी शेड्यूल रहता है, तो वहां पर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल में मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। साथ के साथ चैनल का जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।